आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सेकंड डिजीज़ हाइड्रेटेटिफॉर्म मोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हाइड्रेटेटिफॉर्म मोल डिजीज़ क्या होती है, कौन कौन से टाइप की होती है तथा इसके लिए कौन कौन से कोजेज या रिस्क फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं तथा इसमें कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं तथा इसके लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट और मैनेजमेंट करने होते हैं। तो शुरू करते हैं कि हाइड्रेटेटिफॉर्म मोल डिजीज़ क्या होती है। तो लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोलार प्रेगनेंसी, यानी कि हाइड्रेटेटिफॉर्म डिजीज़ है, इसी को ही मोलार प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। तो हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर आपको हाइड्रेटेटिफॉर्म मोल डिजीज़ के बारे में ना देकर एग्जामिनर मोलार प्रेगनेंसी नाम से क्वेश्चन पूछ ले, बट अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हाइड्रेटेटिफॉर्म मोल नाम से ही पूछा गया है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो ए स्लो ग्रोइंग ट्यूमर दैट डेवलप फ्रॉम ट्रोपोब्लास्टिक सेल, एक स्लो ग्रोथ करने वाला ट्यूमर डेवलप हो जाता है कहाँ पर, ट्रोपोब्लास्टिक सेल पर। ट्रोपोब्लास्टिक सेल क्या होती है, तो जैसे स्पर्म और ओवम मिलकर एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं तो उस एम्ब्रियो से दो सेल निकलती हैं, एक होती है ट्रोपोब्लास्टिक सेल, दूसरी होती है एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल। अगर ट्रोपोब्लास्टिक सेल की बात करें तो ये क्या कार्य करती है, तो लिखा हुआ है सेल दैट हेल्प एन एम्ब्रियो अटैच टू द यूट्रस। एक क्या पहला कार्य क्या है इसका, एम्ब्रियो को अटैच कर रही है किसके साथ में, यूट्रस के साथ में, एंड हेल्प फॉर्म द प्लेसेंटा। दूसरा कार्य क्या है, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय ए स्पर्म, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो हाइड्रेटेटिफॉर्म मोल के अंदर क्या हो रहा है, जो ट्रोपोब्लास्ट सेल है वो क्या कर रही है, ट्यूमर के कारण धीरे धीरे ग्रोथ करने लग जाती है। ठीक है, यानी कि ट्यूमर हो गया है उसके अंदर, ट्यूमर के कारण एक स्लो ग्रोथ कर रही है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है ट्रोपोब्लास्टिक सेल, उसी को ही हाइड्रेटेटिफॉर्म मोल डिजीज कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, इट इज ए गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज, इसको गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज भी बोला जाता है, बिकॉज इन दिस कंडीशन एबनॉर्मल प्लेसेंटल मालफॉर्मेशन अकर। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो एबनॉर्मल तरीके से फॉर्म्ड होता है। ठीक है, गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्रोपोब्लास्ट सेल का क्या कार्य है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करना। तो इसमें क्या हो रहा है, डिजीज हो रही है, तो बिकॉज इन दिस कंडीशन एबनॉर्मल प्लेसेंटल माल फॉर्मेशन अकर। ठीक है, प्लेसेंटा का क्या हो रहा है, एबनॉर्मल तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। अगले उसकी बात करें, इन मोलर प्रेगनेंसी फिंगर लाइक विलाई चेंज इनटू द राउंड स्ट्रक्चर एंड डेवलप एक्सेसिव ग्रोथ, यानी कि जो मोलर प्रेगनेंसी या हाइड्रेटेटिफॉर्म मोल डिजीज है उसके अंदर जो विल्लाई होते हैं, विल्लाई क्या होते हैं, प्लेसेंटा के अंदर स्थित होते हैं, जो कि प्लेसेंटा की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट कहलाते हैं। प्लेसेंटा की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट क्या होते हैं, विलाई होते हैं। उनकी अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसे होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में स्थित होते हैं। बट जो मोलार प्रेगनेंसी है उस मोलार प्रेगनेंसी में वो फिंगर लाइक ना होकर कैसे डेवलप हो जाते हैं, राउंड स्ट्रक्चर में कैसे हो जाते हैं, राउंड गोल गोल, उसमें एक्सेसिव ग्रोथ करने लग जाते हैं। अगर यूएसजी में देखा जाए तो उनको कैसे नजर आएंगे, वो अंगूर के गुच्छों के जैसे नजर आएंगे। ठीक है, गोल गोल राउंड उसमें डेवलप हो जाएंगे वो, और अगर यूएसजी करा के देखते हैं तो वो अंगूर के गुच्छों के जैसे नजर आते हैं फिर। तो जो विल्लाई होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, मोलार प्रेगनेंसी के अंदर। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो जो मोलार प्रेगनेंसी है वो दो टाइप की होती है। पहली उसकी बात करें तो पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी, दूसरी उसकी बात करें तो कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी। पार्शियल के अंदर क्या हो रहा है, देयर इज एन एबनॉर्मल प्लेसेंटा एंड सम फीटल डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट के साथ साथ में प्लेसेंटा जो है वो एबनॉर्मल तरीके से डेवलप हो रहा है। ठीक है, प्लेसेंटा कैसा हो रहा है, एबनॉर्मल, फीटस के साथ साथ में प्लेसेंटा का एबनॉर्मल तरीके से डेवलप होना, उसको किस में रखेंगे, पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी के अंदर। अगर कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट में देयर इज एन एबनॉर्मल प्लेसेंटल एंड नो फीटस, यानी कि फीटस का निर्माण ना हुआ लेकिन प्लेसेंटा एबनॉर्मल तरीके से फॉर्म हो गया, उसको किसके अंदर रखेंगे, कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी के अंदर। अब बात करते हैं इसके कोजेज या रिस्क फैक्टर की। तो एग्जैक्ट कोज क्या है इसका, अननोन। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो पहला कौन सा, क्रोमोसोमल डिफेक्ट, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट आ गया है जिसके कारण ये देखने को मिल सकता है। दूसरे उसकी बात करें, डिफेक्टेड जीन कम फ्रॉम फादर, फादर से जो है वो क्रोमोसोम मिला, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है जिसके कारण भी मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है। अगले उसकी बात करें तो ओवुलेशन डिफेक्ट, ओवुलेशन ही क्या 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 हो गया है, उसके अंदर डेफिशिएंसी आ गई है जिसके कारण भी मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है।
अगले उसकी बात करें तो प्रीवियस मोलार प्रेगनेंसी 20% केसों में ऐसा देखा गया है कि अगर पहले मोलार प्रेगनेंसी हुई है फीमेल को तो दोबारा मोलार प्रेगनेंसी होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। 20% केसों में मोलार प्रेगनेंसी रिपीटेटिव देखी गई है। अगले उसकी बात करें हाईएस्ट इंसिडेंस इन फिलीपींस, अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंसिडेंस की कहाँ पर मिलेगी मोलार प्रेगनेंसी तो फिलीपींस के अंदर नज़र आती है। फिलीपींस जो वुमेन है उनके अंदर मोलार प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा नज़र आती है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1:400 महिलाओं पर एक महिला ऐसी पाई गई है जो कि किससे प्रभावित थी, मोलार प्रेगनेंसी से। अगर इसके साइन सिम्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या नज़र आएगा, वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी, किसके कारण, एक्सपल्जन ऑफ वेसिकल्स, जो फ्लूइड बाहर निकल रहे हैं उसके कारण वेजाइनल ब्लीडिंग नज़र आएगी। ठीक है। दूसरे उसकी बात करें विल्लाई लुक्स लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, जो विल्लाई है वो कैसे नज़र आएंगे, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर के गुच्छे जैसे। अगले उसकी बात करें मैक्सिमम एससीजी लेवल, जो ह्यूमन कोर्टिकोगोनेडोट्रोपिक हार्मोन है उसका लेवल जो है वो मैक्सिमम नज़र आएगा। और एससीजी के कारण ही क्या नज़र आएगा, सीवियर नोजिया और वोमिटिंग। ठीक है। सीवियर नोजिया और वोमिटिंग किसके के कारण नज़र आ रहे हैं, एससीजी के लेवल के बढ़े हुए एससीजी के लेवल के कारण। अगले उसकी बात करें अगर अत्यधिक मात्रा में सीवियर वोमिटिंग और नोजिया हो रहा है तो उसको क्या कंडीशन बोलेंगे, हाइपर एमेसिस, यानी कि अत्यधिक मात्रा में अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसको हाइपर एमेसिस, और हाइपर एमेसिस के कारण ही हो सकता है हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिले, हाइपोनेट्रीमिया के साथ में हाइपोवोलेमिया देखने को मिले, और अगर हाइपोवोलेमिया है तो हाइपोटेंशन भी देखने को मिल सकता है, और हाइपोटेंशन के साथ साथ में शॉक वाली कंडीशन भी देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। अगले उसकी बात करें इंक्रीज एब्डोमिनल साइज, एब्डोमिनल साइज इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जो सेल है ट्रोपोब्लास्ट सेल वो एक्सेसिव मात्रा में ग्रोथ कर रही है। ठीक है। अगले उसकी पॉइंट पे आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराएंगे। पहला है एससीजी ब्लड टेस्ट, एससीजी का टेस्ट कराएंगे ब्लड के अंदर तो कैसी मात्रा आएगी, अत्यधिक बढ़ा हुआ आएगा एससीजी का लेवल। अगले उसकी बात करें यूएसजी कराएंगे, यूएसजी में क्या दिखेंगे, जो विल्लाई है वो कैसे नज़र आएंगे, अंगूर के गुच्छे के जैसे। अगले उसकी बात करें चेस्ट एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन और एमआरआई कराएंगे ट्यूमर के लिए, सीबीसी कराएंगे और ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट कराएंगे। अब आते हैं इसके मैनेजमेंट पर। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट, तो मेडिकल मैनेजमेंट में कौन सी ड्रग्स, मीथोट्रेक्सेट ड्रग देंगे। मीथोट्रेक्सेट जो ड्रग्स होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस अगर मोलार प्रेगनेंसी की बात करें तो कौन सी, मीथोट्रेक्सेट ड्रग्स होती है। अगले उसकी बात करें तो डेंटिनोमाइसिन ड्रग्स देंगे, डेंटिनोमाइसिन। अगले ड्रग्स की अगर बात करें ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन आर बेस्ट यूज आफ्टर इवैक्यूएशन, यानी कि जो इवैक्यूएशन के बाद में, इवैक्यूएशन का मतलब जो भी कंटेंट है सबको बाहर निकाल दिया, उसके बाद में कौन से वो बेस्ट होंगे, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है। आफ्टर इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन यानी जो भी कंटेंट थे अंदर यूट्रस के उनको बाहर निकाल दिया, उसके बाद में कौन सी ड्रग्स देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला कौन सा करेंगे, डीएनसी करेंगे। डीएनसी यानी कि डायलेशन एंड क्यूरेटेज। दिस इज द आइडियल मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज टू इवैक्यूएट द मोल, यानी कि सबसे बेस्ट होता है जो इवैक्यूएट करने के लिए, जो अंदर जो ट्यूमर है या जो भी कंटेंट भरे हैं उनको निकालने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है, डीएनसी होता है। ठीक है। इनसाइड द वुमन यूट्रस एंड अवॉइड एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन, जो यूट्रस है उसके अंदर से इवैक्यूएट करने के लिए जो भी मोल या जो भी कंटेंट है उनको बाहर निकालना, किसके लिए, अवॉइड फर्दर एनी कॉम्प्लिकेशन, किसी भी आगे जो कॉम्प्लिकेशन आने वाली है उनसे बचाने के लिए। अगर दूसरे उसकी बात करें एक हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी किसे बोलेंगे, रिमूव करना यूट्रस को। ठीक है। सर्जरी करके यूट्रस को बाहर निकालना, उसी को ही हिस्टेक्टोमी बोला जाता है। यानी कि अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है जिसके कारण यूट्रस प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो यूट्रस को ही बाहर निकाल दो, उसको यूट्रस को बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा, हिस्टेक्टोमी। रिमूवल ऑफ यूट्रस बाय सर्जरी, यूट्रस को बाहर निकालना सर्जरी के द्वारा। मे बी एन ऑप्शन फॉर ओल्डर वुमेन हु डू नॉट विश टू बिकम प्रेग्नेंट इन द फ्यूचर, यानी कि ऐसी महिला, ओल्ड महिला जो कि फ्यूचर में प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा हिस्टेक्टोमी। अब आते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट पर कि एक नर्स का क्या क्या रोल होता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के पहले उसकी बात करें तो असिस्ट पेशेंट इन ऑब्टेनिंग एंड यूरिन स्पेसिमेन फॉर यूरिन टेस्ट ऑफ एससीजी। यूरिन स्पेसिमेन लेना है किसके लिए, एससीजी के लेवल के लिए। एससीजी को नापने के लिए क्या करना है, यूरिन सैंपल लेना है। अगले उसकी बात करें
सेव करना है ऑल पैड्स यूज बाय वुमेन ड्यूरिंग ब्लीडिंग टू चेक फॉर क्लॉट एंड टिश्यू शी में हैव डिस्चार्ज। यानी कि जो उसने जो पैड्स यूज किए हैं उनको सेव रखना है, किसके लिए, ब्लीडिंग को चेक करने के लिए और कोई भी क्लॉट्स या टिश्यू को देखने के लिए कि कौन से टिश्यू बाहर आ रहे हैं। अगले उसकी बात करें, मेजर एब्डोमिनल गर्थ एंड फंडल हाइट टू एस्टेब्लिश बेसलाइन डाटा रिगार्डिंग द ग्रोथ टेस्ट ऑफ यूट्रस। यानी कि जो एब्डोमिनल गर्थ को देखना है और फंडल हाइट को देखना है कि ग्रोथ कहाँ पर हुई है, किसके लिए, फॉर यूट्रस, यूट्रस के उसके लिए, यूट्रस की ग्रोथ के लिए। ठीक है, कि कहाँ तक ग्रोथ कर गया है, जो ट्यूमर बना है या जो ग्रोथ हो रही है वो कहाँ तक हो चुकी है। अगले उसकी बात करें, प्रोवाइड योर पेशेंट विद एन ओपन इन्वायरमेंट एंड ए ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। पेशेंट के साथ में कैसा ओपन इन्वायरमेंट रखना है और एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप रखनी है उसके साथ में, किसकी, जिससे क्या होगा, सो शी वुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस हर फीलिंग, जिसके कारण वो अपनी फीलिंग को जो है वो शेयर कर सकता है नर्स के साथ में। अगले उसकी बात करें, होनेस्टली आंसर द पेशेंट क्वेश्चन टू फोस्टर ए टेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन नर्सिंग एंड क्लाइंट। एक होनेस्टली आंसर देना है पेशेंट को, जिसके कारण जो नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्टिंग हो सके। ठीक है, तो ये आपका हुआ हाइडेटिटी फॉर्म या मोलार डिजीज। थैंक यू स्टूडेंट।